हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पैसे बचाते रहिए और बचे हुए पैसों का इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बनाते रहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो आइए आज हम बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो निफ्टी 50 का स्टॉक है और अपने सेक्टर का लीडिंग स्टॉक भी है, और उसका नाम है टाटा स्टील। जी हाँ, टाटा स्टील ये जमशेदपुर में बेस्ड है और जमशेद जी टाटा और दोराब जी टाटा इसके फाउंडर थे, और जमशेद जी टाटा इन्हीं के नाम पे इस शहर का नाम पड़ गया है जमशेदपुर। ये कंपनी 1907 में फाउंड हुई थी और इसके फाउंडर हम लोग जान चुके हैं, जमशेद जी टाटा और दोराब जी टाटा थे। ये इंडिया की दूसरी सबसे लार्जेस्ट कंपनी है स्टील मैन्युफैक्चरिंग में। पहले नंबर पे है सेल, है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके स्टॉक के बारे में। इसमें हम लोग जानेंगे कि इस स्टॉक का फिनेंशियल क्या है, इस स्टॉक का क्रीडेंशियल क्या है, इस स्टॉक का की फैक्टर के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखेंगे, क्या ये इन्वेस्टमेंट करने लायक स्टॉक है या नहीं है ना। तो आइए हम लोग एक एक चीज़ करके इसके बारे में जानते हैं। सॉरी, आपको याद होगा ये स्टॉक करीब 15 या 18 दिन पहले ये 960 रुपये चल रहा था, और वहाँ से स्प्लिट हुआ ये 1:10 में, और फिर ये 96 रुपये पे आ गया, और वहाँ से कंटिन्यू ये जंप देते आ रहा है। 107 रुपये 106 रुपये के आसपास ये थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ। लोगों को लगा अब तो इसके ऊपर ये नहीं जाएगा, लेकिन फिर से लास्ट फ्राइडे अगर देखें तो ये तगड़ा ब्रेकअप दिया है, और ये 110.11 को तोड़ के सीधा 112 रुपये 90 पैसे का हाई लगाया है। तो अब बात आती है इसके फिनेंशियल को जानने की। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके फिनेंशियल को। अगर इसके फिनेंशियल को देखें तो 2009 में इसका रेवेन्यू रहा 1.59। ये फिगर लाख करोड़ में है, तो आप फिगर लाख करोड़ में समझिएगा। अगर हम लाख भी बोलें तो, या फिर हम पॉइंट ये फिगर भी बोलें तो आपको समझना है लाख करोड़ में। तो ये रेवेन्यू रहा 1.59 का, और इसका प्रॉफिट रहा 1.10 का, ये 2019 में। 2020 में कोई खास चेंजेज नहीं हुआ, रेवेन्यू में हल्का सा कमी आया, और इसके ये जो प्रॉफिट था उसमें भी हल्का सा कमी ही आया है। तो इसमें देखिए 1.51 आ गया रेवेन्यू, और इसका जो प्रॉफिट था वो घट के आ गया 0.02। 2021 की बात करें तो इसका रेवेन्यू आ गया 1.58 लगभग, ये फिर 2019 पे ही आ गया, और इसका जो प्रॉफिट था वो हल्का सा बढ़ के आया है 0.07। 2022 में देखिए ये इसमें थोड़ा सा दोनों चीज़ों में सुधार हुआ है, और अच्छा सुधार हुआ है, और ये है इसका जो रेवेन्यू बढ़ के 2.46 आ गया है, और इसका जो प्रॉफिट था वो 0.40 हो गया है। इसके फिनेंशियल को देखें कि 19 से अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो 19 से थोड़ा सा बीच में 20 में घट गया, 21 में सुधरा, और फिर 22 में बहुत ही अच्छा इसमें कंपनी ने काम करा है, और बहुत ही अच्छा इसमें सुधार दिख रहा है। अब हम लोग बात करें कि इसके टारगेट्स के बारे में, ये कंपनी कहाँ तक जा सकती है, ये कंपनी लेने लायक है या नहीं। तो देखिए 70% जो मार्केट एनालिस्ट हैं, जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, वो इसको बाई करने का रिकमेंड कर रहे हैं, और टारगेट यहाँ है कि ये लगभग 128 तक जा सकती है अभी, अगर इसको हम शॉर्ट टर्म का टारगेट देखें तो। और लॉन्ग टर्म का टारगेट अगर देखें ये 9 से 12 महीने का, तो ये आपको 195 तक जाने को दिख सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसको लेने के लिए हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए। तो अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ हम लोग देखे थे कुछ दिन पहले, ये 106.7 पे इसका एक रेसिस्टेंस था, वहाँ इसको तोड़ने में थोड़ा सा समय लगा था, तो अब वो इसका सपोर्ट बन गया है। तो आप 107 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के इस स्टॉक को खरीद सकते हैं, और आपको महीने 1.5 महीने में ये लगभग 120-25 तो दिख जाएगा, और लॉन्ग टर्म अगर देखते हैं 9 से 12 महीने तक, तो ये आपको 195 तक भी दिख सकता है। तो आइए अब हम बात करते हैं इस कंपनी के होल्डिंग्स पैटर्न के बारे में। क्या कंपनी के प्रमोटर के पास कितने % है, और कौन कौन से इसके इन्वेस्टर हैं, आइए हम लोग उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए कंपनी के प्रमोटर्स के पास 33.92% इसके स्टेक हैं, और म्यूचुअल फंड के पास 8.6% है, जो कि अच्छी बात है। अब आइए बात करते हैं हम कंपनी के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो
33.92% प्रमोटर के पास इसकी होल्डिंग है, अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड के पास है 8.6%, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। देखिए किसी भी स्टॉक में जिसका स्टॉक फंडामेंटल अच्छा होता है उसमें म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्टमेंट ज़रूर करते हैं, और म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट एक भरोसा दिलाता है कि ये स्टॉक में कुछ तो अच्छा है, कारण म्यूचुअल फंड वाले काफ़ी ये डीपली एनालिसिस करके ही किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। चलिए म्यूचुअल फंड के पास 8.6% है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट का देखें तो 9.76% है, और FII वक्त देखें तो 21.76% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। 21% मतलब पौने 22% के लगभग ये इन्वेस्टमेंट FII का, जो कि स्टॉक को बताता है कि स्टॉक आपका बहुत ही अच्छा है। और अगर बात करें रिटेल में आ गए हम लोग, तो उसका लगभग ये 26% का इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो ये हमें देखने से पता चल जाता है कि ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है, इसमें प्रमोटर के भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है, और म्यूचुअल फंड वाले और साथ में FII वाले का भी इसमें बहुत अच्छा होल्डिंग है, जो कि हमें लेने के लिए अच्छा पोटेंशियल का स्टॉक साबित करता है। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके की फैक्टर के बारे में। इसका PE है 3.32 और सेक्टर का PE है 13.2, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे लेवल पे मिल रहा है। और PE के बारे में अगर डिटेल जानना है तो चैनल पे जाइए, PE क्या है, PB क्या है, आपको सारा डिटेल इसमें मिल जाएगा, और इन सब चीज़ों को आपको ज़रूर जानना चाहिए। अगर PB रेशियो देखें तो 1.14 और सेक्टर का PB देखें तो 2.64, जो कि बुरा नहीं है। और डिविडेंड देखें तो डिविडेंड तो 4.62 कंपनी दे रही है, और सेक्टर का डिविडेंड है 2.35, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसमें डिविडेंड कंपनियां तो बहुत ही अच्छा दे रही है। अब हम लोग आते हैं इन्वेस्टमेंट चेक लिस्ट, है ना। हम लोग एक एक करके चेक लिस्ट करेंगे कि क्या इसमें कंपनियाँ सही है, खरी उतर रही है या फिर नहीं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या देखते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू, कि कंपनी का जो स्टॉक है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कितना महंगा है। इंट्रिंसिक वैल्यू से क्या हमें कम कीमत में मिल रहा है तो और अच्छी बात है, या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू पे ही है। तो आइए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू पे अगर देखते हैं तो करेंट वैल्यू इज़ लेस दैन इंट्रिंसिक वैल्यू, जो कि बहुत ही अच्छा है एक इन्वेस्टर के लिए। आपको इंट्रिंसिक वैल्यू से भी, मतलब इसकी जो वास्तविक कीमत है उससे भी कम कीमत पे आपको ये स्टॉक मिल रहा है, तो और क्या चाहिए। ये तो सोने पे सुहागे वाली बात हो गई। अब देखते हैं इसका ROE वर्सेस FD, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी वर्सेस FD का रिटर्न, मतलब आपका जो इक्विटी पे रिटर्न मिलेगा वो FD से ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा। तो इस पर जो इक्विटी पे रिटर्न मिल रहा है वो FD से ज़्यादा मिल रहा है। जी अब हम डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो डिविडेंड भी इसमें अच्छा खासा कंपनी दे रही है। और एंट्री लेवल की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा लेवल है एंट्री करने का। हम लोग सारे चेकलिस्ट से गुजर गए। एक बात इसमें और रह गया देखने के लिए कि अभी हाल ही में इस कंपनी के Q1 के रिजल्ट आए हैं, तो हम लोग आइए थोड़ा सा उस पर फोकस डाल लेते हैं कि इसके Q1 के रिजल्ट कैसे रहे हैं। तो देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्रीज 18.6%, देखिए ये अच्छी बात रही है। रेवेन्यू पर टन इंक्रीज, रेवेन्यू पर टन भी इंक्रीज हो रहा है। EBITDA मार्जिन इंक्रीज 24% से, ये भी अच्छी बात है। द यूरोपियन EBITDA अचीव्ड हाईएस्ट, देखिए जो इसका पहले बताया था ये कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है, ये नाइदर ओनली इंडिया बल्कि बाहर के भी कई देशों में बहुत ही अच्छी पकड़ है और बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर इसका यूरोपियन कंट्री में देखें तो यूरोपियन के हिसाब से ये इसका अचीवमेंट अभी हाईएस्ट पे है। यह $621 मिलियन का इसका EBITDA मार्जिन अभी शो हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब जैसा बताया था ये कंपनी मल्टीनेशनल है, तो आइए इसको हम लोग सेगमेंट वाइज देख देते हैं। इंडिया का क्या है, यूरोप का क्या है और बाकी और कंट्रियों में इसका क्या हाल है। तो सेगमेंट वाइज देखें, टाटा स्टील इंडिया रेवेन्यू अप 15.64%, देखिए यहाँ रेवेन्यू में अप हुआ है 15.6% इंडिया का। और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट में इसका रेवेन्यू अप हुआ है 18.17% का। और अदर इंडियन ऑपरेशन रेवेन्यू में इसका 30.85% का जंप आया है, जो कि कंपनी के लिए गुड ही गुड है ना। अच्छी बात ही अच्छी बात इसमें हमको तो दिख रहा है। अब आइए हम लोग बात करते हैं टाटा स्टील यूरोप रेवेन्यू में 33.5% का ग्रोथ हुआ है। अब देखिए इसमें जो बुरी बात है वो देखिए अब सामने आ रहा है हमारे, वह साउथ ईस्ट एशिया में रेवेन्यू इसका थोड़ा डाउन हुआ है।
कितना से 26.37% से साउथ ईस्ट एशिया में इसका रेवेन्यू डाउन हुआ है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब हम लोग जो देखें एशिया, इंडिया, यूरोप है ना, देखें साउथ ईस्ट एशिया देखें, और बाकी जो इनका छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट है और कई कंट्रियों में, अगर उसमें मिला के देखा जाए बाकी जो इन्वेस्टमेंट है इन सब चीज़ों को छोड़ के, उसमें इनका 25% का है ना रेवेन्यू में डाउनफॉल देखने को मिला है। तो हमें लगता है हमने टाटा स्टील का आज A to Z एनालिसिस कर लिया है। इसके बारे में सारी देखिए सारी बातें तो जानना मुश्किल है ना, हमें 10 मिनट में है। तो अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी बात जो इसमें डिस्कस करना छूट गया है, उस पर हमें डिस्कस करना चाहिए था, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, हम उस पर दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं जब तक किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हाँ एक बात और, अगर मेरा वीडियो आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर लगता है कि मेरी दी गई जानकारी आपके लिए अच्छा है, आपके जानने वालों के लिए अच्छा है, तो इसे आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ ये आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।